अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुज़म्मिल। आज हम अनदर लेक्चर पाकिस्तान अफेयर्स का कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। इस टॉपिक को ब्लेसिंग एंड डिस्कस फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है कि मुसलमान जो कि इंडिया के थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी ये पार्टीशन की। पार्टीशन एक अच्छी खबर थी मुसलमानों के लिए, वो आप देखेंगे आज वीडियो में। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी अच्छी सी बात आपसे शेयर करूंगा। बहुत से लोग अपनी कामयाबी, अपने नॉलेज, अपनी मटेरियल को दूसरों तक शेयर नहीं करते। इस बात पर यकीन रखें कि जब तक आप लोगों के लिए आसान पैदा शुरू करते रहेंगे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर देगा। खुले दिल के साथ अपना नॉलेज सबके साथ शेयर करें और आप देखेगा कि ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा कि जब आपको लगेगा कि यहाँ पर वो मुझे सलाह मिला है। सो नाउ स्ट्रेट अवे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखें, आज मैंने जंप किया डायरेक्ट 1905 पे डायरेक्ट। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर पे 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने आपको पढ़ाया, और उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1898 आपको समझा दिया सारा। आज बात करेंगे 1905, मीन्स आज हम 1905 जाना पड़ेगा सब कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए। बंगाल की पार्टीशन क्यों हुई, क्या उसकी रीजंस थी, क्या पर्पस था, क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था। सिंपल 2 वर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिए कि एडमिनिस्ट्रेशन इशू आ रहा था ब्रिटिश को, तो इसलिए बंगाल की पार्टीशन हुई। थोड़ा सा बैकग्राउंड अंडरस्टैंड कर लें बंगाल से रिलेवेंट। बैकग्राउंड क्या था कि बंगाल बहुत फर्टाइल, बहुत ही रिचेस्ट प्रोविंस था। जितने भी प्रोविंस थे इंडिया में, उन सबसे ज़्यादा अमीर तरीन और खुशहाल प्रोविंस था उस टाइम का बंगाल। वहाँ पर वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री, कॉमर्स बहुत आउटस्टैंडिंग था उस वक़्त जब बंगाल मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर था। उस टाइम बंगाल बहुत रिचेस्ट प्रोविंस समझा जाता था। लेकिन फिर बैटल ऑफ प्लेसी हुई और बंगाल फॉल अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। बंगाल ब्रिटिश के पास चला गया, मीन्स सारी दौलत सब किसके पास चली गई? ब्रिटिश के पास चली गई। लेकिन अब ब्रिटिश को प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिश से इतना बड़ा बंगाल जो है वो संभाला नहीं जा रहा था। उनको एडमिनिस्ट्रेशन का इशू आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बंगाल की पार्टीशन कर दी जाए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि बैकग्राउंड क्या था बंगाल पार्टीशन का। अब बात करते हैं 1898 पे। अब देखें, इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ? 1905 पर। लेकिन मुझे 1898 पे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे 1905 तक पहुँचना है। तो इसके लिए मुझे अपने लास्ट लेक्चर की एंडिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर को हमने कहाँ पर एंड किया था? मैंने एंड किया था कि मुसलमान के जो लीडरशिप थी, जो सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट थी, वो बहुत परेशान थे मुसलमान के लिए पॉलिटिकल राइट्स के लिए, कि उन्होंने कहा कि अब हमें घर नहीं बैठेंगे, अब हम ब्रिटिश को बताएंगे कि हमारी भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, हम वो हमें दें। ठीक है, फिर 1898 में फिर क्या हुआ? गवर्नर जनरल चेंज हो गया इंडिया का, और एक नया गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने आते ही साथ पूरे के ब्रिटिश इंडिया का चक्कर लगाया। क्यों लगाया? वो चाहता था कि पूरे ब्रिटिश इंडिया का एक राउंड लगा के वो अंडरस्टैंड करे कि पूरे ब्रिटिश में कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम को देख के वो अपना एक विज़न सेट करे, उसके बाद उस विज़न को पूरे के पूरे ब्रिटिश में एग्जीक्यूट करे। लॉर्ड कर्जन ने पूरे ब्रिटिश का चक्कर लगाया, अपना विजन बिल्ड किया, और कहाँ पे आ गया? कोलकाता पे आ गया। कोलकाता उस टाइम क्या था? बंगाल का कैपिटल था और ब्रिटिश इंडिया का भी कैपिटल था। कोलकाता को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बंगाल की, और बंगाल का कैपिटल कौन सा था? कलकत्ता था। एक टाइम था कि कलकत्ता था बहुत बैकवर्ड एरिया था, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री कुछ भी नहीं था। फिर ब्रिटिश ने वहाँ पर इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए, वहाँ पे एक जॉइंट रोड बनाई जो कि कलकत्ता से पेशावर जाती थी। इसके अलावा बहुत से इफेक्टिव मेजर्स लिए। कलकत्ता आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते क्या बन गया? बिजी हब बन गया कॉमर्स का। इसके साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल सेंटर बन गया ब्रिटिश इंडिया का। तो कोलकाता बहुत ही इम्पोर्टेंट था उस टाइम। कलकत्ता का एक लिंक बनता है पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ, वो मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो लॉर्ड कर्जन ने पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाया और कहाँ पे आ गया? कोलकाता पे आ गया। तो उनके बाद जो 2 मेन प्रॉब्लम देखी, तो उसमें एक बहुत प्रॉब्लम थी
वो थी एडमिनिस्ट्रेशन इशू। उसने देखा कि उस प्रोविंस इतने बड़े बड़े हैं कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सही तरह से नहीं हो रही। दूसरा उसने कहा कि 1880s में जो एक हित आया ब्रिटिश इंडिया में, वो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वीक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमें वो दोबारा ह्यूमन लॉस का सामना करना पड़े, फिर से हित आ जाए। तो उसने सोचा कि ऐसा किया जाए कि जो पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया जाए, क्योंकि ये जोग्राफिकली बहुत ही बड़े थे। तो उसने कहा कि डिवाइड किया जाए ताकि एक अच्छी सी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए। तो याद रखें कि जो लॉर्ड कर्जन का पर्पस था वो था इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे क्या रोल था कि ब्रिटिश ही कंट्रोल रखे हैं पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया में। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, गवर्नर जनरल खुद से फैसला नहीं ले पा रहा था। जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ब्रिटिश इंडिया का या वाइसरॉय या फिर जो गवर्नर जनरल होता है उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटी नहीं होती है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होती है? वो होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। तो इस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने अपनी डिमांड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स तक पहुंचाई। तो उसने वो डिमांड ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाई। टाइम गुजरने के साथ साथ लॉर्ड कर्जन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को कन्विंस कर लिया और ये डिसाइड हो गया कि 2 मज़ीद प्रोविंस बनेंगे। तो 2 न्यू प्रोविंस बन गए। तो वो 2 न्यू प्रोविंस कौन से थे? NWFP एंड आसाम। ये बात याद रहे कि अभी तक बंगाल की डिवीज़न नहीं हुई। तो 2 नए प्रोविंस बन गए। जब 2 नए प्रोविंस बने तो कोई एजिटेशन, कोई अपराइजिंग, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ ब्रिटिश इंडिया में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कोई अपराइजिंग नहीं हुई, क्योंकि जब बंगाल की पार्टीशन होगी फिर बहुत बड़ा धमाका होगा, वो हम देखेंगे आगे। अब इन 2 प्रोविंस को देखते हैं मुस्लिम लीडरशिप के कॉन्स्टेंट में। मुसलमानों का वही पॉलिटिकल एजेंडा था। मुसलमान चाहते थे कि हमें पॉलिटिकल राइट्स मिलें। अब मुसलमानों के पास NWFP तो आ गया था, लेकिन यहाँ पे इन 2 प्रोविंस में इलेक्शन नहीं हो रहे थे और मुसलमानों की डिमांड यही थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों को आगे आना चाहिए। अब यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट ही 1937 के बाद हुए हैं। तो मुसलमानों की प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी। लेकिन खैर ये तो हो गया था कि लॉर्ड कर्जन ने 2 प्रोविंस बना दिए थे। तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 से 1905 तक अपना एक विजन बनाया। देन 1945 तक इसको एग्जीक्यूट किया। देन फाइनली क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन की कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1905 में अप्रूवल दे दी और पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट का कन्विंस किया कि बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन इशू आ रहा है, नहीं सही तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। प्लस लॉर्ड कर्जन ने देखा कि पंजाब और सिंध में वाटर डिस्प्यूट भी आ रहा है। याद रहे यहाँ पर कि जो सिंध है सूबा नहीं है, पंजाब इस टाइम सूबा था और सिंध नहीं था, ठीक है। तो पंजाब और सिंध में उसने कहा था कि वाटर डिस्प्यूट आ रहा है और लॉर्ड कर्जन ने ही 1945 में बहुत बड़ा इन दोनों में एक एग्रीमेंट करवाया जिसके थ्रू 33% वाटर सिंध के हिस्से में आया। अगेन इसने बात की कि ह्यूमन लॉस हो सकता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिव ना हो, अच्छी ना हो, कि हित आ सकता है, ह्यूमन लॉस को फेस करना पड़ेगा। तो इस तरह ये कामयाब हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को कन्विंस करने में। फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल डन इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। बंगाल डिवाइड कर दिया गया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। बंगाल बहुत बड़ा था, यहाँ पर भी पहले भी इलेक्शंस होते रहते थे, पार्टीशन के बाद भी होते रहेंगे। हर प्रोविंस की अपनी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी, हर प्रोविंस का अपना गवर्नर जनरल था, हर प्रोविंस की अपनी काउंसिल थी। इस काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों आ जाएंगे और हर प्रोविंस के अपनी नॉमिनेटेड इलेक्शंस होते थे। अब ये सब चीज़ें ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में भी होंगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब ये सब चीज़ें कौन देख रहा था? तो पार्टीज़ देख रही थी। एक मुस्लिम लीडरशिप इन सब को ऑब्ज़र्व कर रही थी, दूसरा कांग्रेस इन सब को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। मुस्लिम लीडरशिप का मतलब है सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट जो था वो सब चीज़ें देख रही थी, बहुत गहरी नज़र थी उसकी इन सब चीज़ों पे। और कांग्रेस हिंदू की पार्टी थी। अच्छा, ये याद रहे यहाँ पर कि इस टाइम जो कांग्रेस थी वो सिर्फ हिंदू की ही पार्टी थी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस में बहुत से मुसलमान भी थे।
इस बात को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ पर सिर्फ आप इतना जान लें कि कांग्रेस इस टाइम सिर्फ और सिर्फ हिंदू की पॉलिटिकल पार्टी थी। रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के डिवीजन के बाद हिंदू और मुसलमानों का क्या रिएक्शन आया। सबसे पहले बात करेंगे मुसलमानों के रिएक्शन के, फिर नेक्स्ट में बात करेंगे हिंदुओं का रिएक्शन। तो मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट बंगाल वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? कि जब कंबाइंड बंगाल था उस टाइम जो हिंदू थे वो डोमिनेंट होने की कोशिश करते थे मुसलमानों पर। मुसलमान मेजॉरिटी में थे ईस्ट बंगाल में। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से सब काम कर सकते थे, किसी की डोमिनेशन नहीं थी इन पर, मतलब हिंदुओं की डोमिनेशन नहीं थे। इन्होंने बहुत से काम किए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, बहुत सी प्रॉस्पेरिटी आई के ईस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल के जो मुसलमान थे वो बहुत खुश थे। अब 1904-1906 का जो टाइम था वो बहुत क्रिटिकल टाइम था ब्रिटिश इंडिया में, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये बहुत इंटरलिंक करेगा ये बात अगले सारे लेक्चर के साथ। अब ये बात थोड़ा ध्यान से समझना। ये बहुत क्रिटिकल टाइम था कि इस टाइम ब्रिटिश इंडिया में 3 पॉलिटिकल फोर्सेस थे। एक मुस्लिम लीडरशिप से सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट, कांग्रेस हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी, और इसके अलावा ब्रिटिश। ये 3 क्या थे? पॉलिटिकल फोर्सेस थे ब्रिटिश इंडिया में। इन सब के विज़न अब अलग अलग देखते हैं कि 1904-1906 तक इन तीनों के विज़न क्या थे। पहले बात करते हैं मुस्लिम लीडरशिप की, मीन्स सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट की लीडरशिप की बात करते हैं। पहले सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट ने कहा कि हमारा पहले दिन से एक ही एजेंडा है कि हमें अपना एक अलग से पॉलिटिकल मैकेनिज़्म मिले, हमारे पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट हों, तभी हम रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपने जो भी काम किया है, लाइक उन्होंने खुद से सोचा कि गवर्नर जनरल ने जो काम किया है, पार्टीशन की कर दी है बंगाल की, अगर हम फ्रीडम मूवमेंट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ बंगाल के मुसलमानों के हक़ में कुछ ठीक हुआ है, बाकी जहाँ पर पूरे ब्रिटिश मुसलमान थे उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ जहाँ फ्रीडम मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मैं फ्रीडम मूवमेंट की बात करूँगा, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट 1947 तक चलनी है। तो मुस्लिम लीडरशिप ने कहा कि आपने जो बंगाल को अलग किया है, हाँ आपने अच्छा किया है। अब ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, मीन्स इनकी एक अलग से काउंसिल बनेगी, इट मीन्स इनके अलग से नॉमिनेटेड इलेक्शंस होंगे। अब यहाँ पर मुसलमान लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़रूर आएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया है कि मुसलमान जो हैं वो प्रोटेक्ट हो गए हैं ईस्ट बंगाल में। तो मुस्लिम लीडरशिप ने कहा कि पार्ट अबाउट टू मुस्लिम्स लिविंग इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि जो मुसलमान इंडिया के दूसरे प्रोविंस में रह रहे हैं उनका क्या होगा। मुसलमानों ने कहा अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करें जैसा कि आपने बंगाल को डिवाइड करो, इसी तरह से यूपी को, सीपी को, मद्रास को, सबको डिवाइड कर दें, मुसलमानों को अलग करते जाएं। उन्होंने कहा कि ये जो पार्टीशन की है बंगाल की, उन्होंने ब्रिटिश ने मुसलमानों की खुशियों की खातिर तो नहीं की है, उन्होंने एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की है। तो हम किस बेस पे खुश हो जाएं? तो मुस्लिम लीडरशिप ने कहा कि ये एक बड़ी खुशी की बात नहीं है, हाँ ये एक अच्छी बात है, नो डाउट एक ब्लेसिंग है फॉर द मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट बंगाल, बहुत अच्छी बात है ईस्ट बंगाल मुसलमानों के लिए, लेकिन बाकी जो मुसलमान है दूसरे प्रोविंसेस के लिए, उनके लिए ऑफ कोर्स ये इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। तो मुस्लिम लीडरशिप ने कहा कि हमारा एजेंडा अभी भी वही है, हमें कोई अल्टरनेटिव तलाश करना है कि किसी तरह से मुसलमान पॉलिटिकली इफेक्टिवली परफॉर्म करें, पॉलिटिकली आगे आएँ। तो अभी तक उनको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन ये बात आपको याद रहे कि मुस्लिम लीडरशिप 15 साल तक कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी एक कंक्लूजन पर पहुँचें कि हमें पता चले कि मुसलमान किस तरह आगे जा सकते हैं पॉलिटिक्स में, क्या मेकनिज़म है, क्या अल्टरनेटिव है। क्लियर? तो मुसलमान जो थे, मुस्लिम लीडरशिप जो थी वो इतनी खुश नहीं थी कि हाँ अच्छी बात है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट बंगाल बट नॉट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। क्लियर? अब बात करते हैं ब्रिटिश का क्या विजन था। ब्रिटिश का जो विजन था बंगाल को डिवाइड करने का, वो विजन ये था कि उन्होंने एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आना था, लेकिन पूरे ब्रिटिश इंडिया में अपना ही होल्ड रखना चाहते थे। वो ना तो हिंदुओं का सोच रहे थे ना तो मुसलमानों का सोच रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रहे थे। ब्रिटिश बात पे गलतफहमी में नहीं रहना कि उन्होंने ब्रिटिश ने मुसलमानों के लिए सोचा था। अब कांग्रेस का क्या विजन था वो हम देखते हैं
कि 1905 के बंगाल पार्टीशन के बाद कांग्रेस का जो रिएक्शन आया वो बहुत एग्रेसिव रिएक्शन था। कांग्रेस ने एजिटेशन स्टार्ट कर दी, अपराइजिंग स्टार्ट कर दी, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, रोड्स पर निकल आए और उन्होंने एक नारे लगाए कि हमें ये मंजूर नहीं, ये डिवाइड एंड रूल है, हमें ये मंजूर नहीं है, आप किस बेस पे इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एजिटेशन स्टार्ट कर दी। अब पॉइंट यहाँ पर रेज होता है कि कांग्रेस को क्या मसला था बंगाल से। इससे पहले गवर्नर जनरल NWFP और असम भी प्रोविंस भी बनाए थे, तब एजिटेशन क्यों नहीं हुई थी। अब यहाँ पर बंगाल में ऐसा क्या है जो कांग्रेस ने इतनी बड़ी एजिटेशन और अपराइजिंग और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दोबारा मैं डिस्कस करूँगा कोलकाता को, कि कोलकाता क्या था, ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था एज वेल एज बंगाल का भी कैपिटल था। तो ये वो पॉइंट है जो बंगाल को डिवाइड कर दिया गया है और ईस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो अब ढाका को बना दिया गया है। तो कलकत्ता से कांग्रेस के बहुत से इंटरेस्ट जुड़े हुए थे, जैसे कहते हैं ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो वो तरह से हिट हुए थे। कैसे वो देखते हैं। जैसे ही बंगाल की डिवीज़न हुई तो इकोनॉमिक हिट मिली किसको, कांग्रेस को मिली, क्योंकि कांग्रेस को फाइनेंशियल सपोर्ट आती थी या एक डोनेशन आती थी किससे, जो कोलकाता के इकोनॉमिक जाइंट थे उनसे। इट मींस कोलकाता की काउंसिल हिट हुई है और कोलकाता की जो लायर्स, जो ऑनर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इफेक्ट हुए हैं, जो कि क्योंकि जब एक प्रोविंस को डिवाइड कर दिया गया, दोनों के काउंसिल्स को अलग कर दिया गया, दोनों के इलेक्शंस को अलग कर दिया गया, इकोनॉमिक जाइंट ऑफ कोलकाता हिट हुआ है। अब ये हिट हुआ है तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी कांग्रेस को और कांग्रेस तो चिपकेगा, इसलिए तो कांग्रेस ने एजिटेशन, अपराइजिंग और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। अब कांग्रेस जो कर रही थी उसको ज़रा ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखते हैं। उस टाइम सोशलिस्ट स्ट्रगल का एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा था कांग्रेस पे, यही वजह थी कि उतनी एजिटेशन स्टार्ट कर दी थी। और समझा यह जाता है कि ये जो कांग्रेस ने एजिटेशन की ये एक तरह से थ्रेट था ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ब्रिटिश ने कांग्रेस के इस एजिटेशन के बाद बहुत बड़ा स्टेप लिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो ब्रिटिश था वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, भाग गए थे, डर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस को दो तरह के मसले थे इस पार्टीशन से। एक मसला ये था कि एक इकोनॉमिक हिट हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। दूसरा उसको अपना एक एग्जिस्टेंस का मसला था। किस तरह के एग्जिस्टेंस का, कि कांग्रेस को ये लग रहा था कि हमारे मुकाबले में मुसलमानों की एक पार्टी आकर खड़ी हो जाए हमारे में मुकाबले में। ये भी मैं आपको बताता चाहूँ कि उस टाइम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं बनी थी, क्योंकि कांग्रेस 1885 में बन चुकी थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 पे बनी थी। और हम इस टाइम कहाँ पे, हम 1906 में ही हैं, लेकिन दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। लेकिन इस टाइम पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग छोटे लेवल पे, सेंटर लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे अपना अपना काम शुरू हो गई थी और कांग्रेस ये बात जानता था। यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि उस टाइम की 1906 की जो कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीडरशिप थी, जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी, वो बहुत वेल कनेक्टेड थी। उस तरह उन लोगों को पता होता था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि उस टाइम ना तो टेलीफोन था, ना कंप्यूटर था, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद वो सब वेल कनेक्टेड थे। आज तरह के लीडर्स के तरह नहीं थे कि 370 के आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया कि पाकिस्तान से ये स्टेटमेंट आ रहे थे कि हमें इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाएगा। आप एक मुल्क को चला रहे हो, आपका एक टेरिटरी डिस्प्यूट है किसी दूसरे मुल्क के साथ, आप इतना नॉन सीरियस रिस्पॉन्स किस तरह से शो कर सकते हो? हाउ कुड यू से, आपको नहीं पता था। तो उस टाइम जो पार्टी थी वो बहुत वेल कनेक्टेड थे कि उन्हें पता होता था कि हमारे अगेंस्ट कौन सी पार्टी खड़ी हो सकती है। तो कांग्रेस को अपनी एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम आ रहा था। तो बंगाल के बाद कांग्रेस को ये दो मसले थे, एक इकोनॉमिक हिट और प्रॉब्लम ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो बंगाल की पार्टीशन के बाद दो मसले थे कांग्रेस को। अब दोबारा आते हैं, दोबारा बात करते हैं मुस्लिम लीडरशिप की। मुस्लिम लीडरशिप फाइनली 15-16 साल के मेहनत के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंच गई। नो डाउट मुस्लिम लीडरशिप ग्रेजुअली बट लॉजिकली एक कंक्लूजन पे आ चुके थे, एक लॉजिकल कंक्लूजन बिल्ड हो चुका था। अब तक ये क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या अल्टरनेटिव हो, क्या पॉलिटिकल मैकेनिज्म होना चाहिए मुसलमानों को पॉलिटिकल आगे लेने जाने के लिए, किस तरह से पॉलिटिकली इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। अब फाइनली एक
लॉजिकली कंक्लूजन तक पहुंच गए हैं। अब मुसलमान लीडरशिप ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब हमें ब्रिटिश से मिलकर एक मीटिंग करनी है, चाहे जो भी हो मीटिंग करेंगे, हम अपनी डिमांड्स बताएंगे। यह भी आपको बताता जाऊं कि इस मीटिंग में मुस्लिम लीडरशिप ने भी जितनी भी डिमांड्स रखी थी वो फ़ौरन से तो नहीं हुई थी एक्सेप्ट, लेकिन 1947 तक वो सारी डिमांड एक्सेप्ट हो चुकी थी। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये लीडरशिप मुस्लिम लीडरशिप थे। ये सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट लीडरशिप है जिसने ब्रिटिश से मीटिंग करने का सोचा है, क्योंकि फाइनली एक लॉजिकली कंक्लूजन बना लिया है अपना। उनको पता चल गया कि क्या क्या हम उनके सामने डिमांड रखेंगे, कि क्या क्या हमें पूरा करवाना है और उसके बाद क्या करना है। अभी तक हम 1906 में ही है। 1906 में उस नेक्स्ट लेक्चर्स में मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि मीटिंग में क्या हुआ था। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि इंसिस्टेंट एजिटेशन लीड टू एनलमेंट ऑफ दिस पार्टीशन इन 1911। ये जो मुसलसल इंसिस्टेंट एजिटेशन हो रही थी, कांग्रेस की तरफ से सड़कों पे निकल आए थे वो, उसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश ने दोबारा से बंगाल को कंबाइन कर दिया था। कब? 1911 में। और कलकत्ता जो कैपिटल था उसको रिमूव करके दिल्ली कैपिटल रख दिया गया था। ये जो स्टेप है 1911 में, बंगाल को कंबाइन कब कर दिया गया? 1911 में। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि मुझे वीडियो को वाइंड अप करना है, डेट्स वाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1906 से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आज की कहानी यहाँ पर हुई ख़त्म। तो आप लोगों को पता चल गया कि बंगाल की पार्टीशन किस तरह से हुई और कौन कौन से पॉलिटिकल फोर्सेस आए और उनका क्या क्या विजन था, किस तरह से एजिटेशन हुए, किस तरह से रिकम्बाइन किया गया बंगाल को। सब ईच एंड एवरीथिंग आई क्लियर यू एंड होप यू गेट दिस। होपफुली आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखना। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।